हम कानून मंत्री से बात कर रहे हैं और कानून मंत्री की खुद की जो विवाह था वो 15 साल की उम्र में हो गया था। तो पहला तो कानून आप ही ने तोड़ा है। नहीं, वो हमारे पिताजी का विषय था। मेरा हाथ में चीजें उस समय थी नहीं। लेकिन एक चीज है, वो हाँ। शादी होने के बाद मैंने मेरी पत्नी को जिस तरह से रखा, या पत्नी से मैंने सीखा, या पत्नी ने हमको समझाया, तो मैंने पत्नी को समझाया, वो हमारे लिए तो आदर्श है जी। आपकी जो किताब है उसके बारे में भी मैं बात करता हूँ। आप बहुत दुनिया के कम लोगों में होंगे जिन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर किताब लिखी है, एक सफर हम सफर के साथ जी। और किताब जब मैं पढ़ता हूं तो उसमें ऐसा लगता है आपने पत्नी को नहीं रखा, पत्नी ने आपको रखा है। नहीं, पत्नियों का योगदान किसी पति की सफलता में होता है, तो उसको हम छुपावें क्यों जी? हमारे यहाँ पुरुष प्रधान समाज में ये माना जाता है, मैंने किया, मैंने मेहनत की। भाई मेरी पत्नी भी जब मैं पढ़ता था तो उस समय तो मुझे कह सकती थी ना, भाई अब आपके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं है तो छोड़ दो। लेकिन वो हैंडीक्राफ्ट का काम जानती थी और वो कहती थी अगर फीस भरने के लिए पैसे नहीं है तो मैं हैंडीक्राफ्ट का काम करूंगी। और रात को ही करना पड़े तो, हमारे घर में तो लाइट ही नहीं थी, चिमनी की रोशनी पे वो हैंडीक्राफ्ट का काम करके और फीस भरने के लिए पैसे अगर मुझे देती है, तो मुझे इस समय आपके सामने बैठ करके ये बात करके गर्व होता है कि मेरे पढ़ने में मेरे माँ बाप का, मेरे गुरुजनों का योगदान है, मेरी पत्नी का भी योगदान है मेरी पढ़ाई में। तो आपकी पत्नी काम करती थी बाहर जाकर, तब आपके स्कूल की फीस आती थी? नहीं, वो घर में ही करती थी। अच्छा। ये जो हैंडीक्राफ्ट का काम है अभी आपको हम दिखाएंगे, अभी भी करती है। ऐसा नहीं है कि उस समय करती थी अब नहीं करती है, लगातार करती रहती है। छोटे छोटे कुछ पर्स बनाती है, कुछ स्वस्तिक बनाती है, वो मेरे लिए। और आज बच्चों का कोई डिमांड है तो उसके लिए, वो कोई बाजार के लिए नहीं है उसका विषय। तो आप और आपकी पत्नी जो हैं पाना देवी, पाना देवी, आप लोग 55 साल से एक साथ हैं? 55 साल से। अभी हमने एक कार्यक्रम भी किया केवड़िया में। क्या? 55 जिन के 55 साल हो गए थे शादी के, वो, और 55 जोड़े वो जिनके शादी के 1 साल नहीं हुआ था। 55 और 55 चुनौतियां और अवसर। 55 साल जिसके शादी के हो जाते हैं वो करीब 80, मैं थोड़ा अभी 80 आपका तो बाल विवाह हो गया इसलिए नहीं तो 80, कोई 85, ऐसे 55 जोड़े हमने ऑल ओवर इंडिया के बुलाए थे। और 55 वो जोड़े बुलाए थे जिनको शादी का 1 साल नहीं हुआ था। तो हमने कहा कि ये इनका एक लड़का अमेरिका चला गया, बात किससे करे, ये ग्रे एरिया है। तो हम उन 55 जो नए जोड़े थे उनको हमने लॉटरी के माध्यम से उनको एक दूसरे के गोद दे दिया कि आप टॉकिंग करेंगे, बात करेंगे, पूछेंगे अंकल कैसे हैं आप। ये जो विषय है ये ग्रे एरिया था जो मैंने चुना कि आदमी सेटल है, रिटायर्ड हो गया, बच्चे कहीं बाहर है, लेकिन उससे बात कौन करे, उसको नॉलेज कौन ले। तो हमने नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का अभी मिलन किया। जब मुझे मेरी शादी के 55 साल हुए तो केवड़िया में एकता नगर में फंक्शन किया। केवड़िया का स्टेशन का नाम एकता नगर है, इसलिए एकता नगर चुना कि फैमिली में भी एकता रहे। और हमारे मुख्य अतिथि भी वही थे जिनके शादी के 55 साल हो गए। तो वैसे तो देखिए आप अब राजनीति में हैं, लेकिन दिल से ऐसा लगता है आप काफी रोमांटिक हैं अभी भी। नहीं, ये समाज का विषय है जी। नहीं, पर अपनी पत्नी के साथ भी इस तरह के संबंध, इसका नहीं, मतलब थोड़ा रोमांटिक संबंध है। मेरा एक सब्जेक्ट है जी। आदमी शादी करता है किसके लिए? हैप्पी रहने के लिए। और शादी के बाद वो हैप्पी क्यों नहीं रहता, ये मेरा सब्जेक्ट है जी। और हम समाज में हैप्पीनेस क्यों नहीं बढ़ा सकते? तो ये सारे शादीशुदा जो मर्द हैं हमारे देश में, उनके लिए आप बताइए, शादी के बाद हैप्पी क्यों नहीं रहते लोग? वो क्योंकि आपस में समझते नहीं एक दूसरे, छोटी छोटी बातों पे झगड़ते रहते हैं। हमारा ये कहना है कि 498 के मुकदमे होने से 15-20 साल जो जीवन के अच्छे होते हैं वो आप लड़ाई में खो देते हो। तो हम उस जो लड़ते हैं, सब थोड़ी लड़ते हैं, लेकिन कुछ टेंशन में रहते हैं। शादी के बाद लड़ते नहीं लेकिन टेंशन में रहते हैं। हैप्पी क्यों नहीं रह सकते? साथ बैठ के खाना क्यों नहीं खा सकते? चर्चा क्यों नहीं कर सकते? छोटा मोटा विवाद है, पति समझदार है तो पत्नी को समझावे, पत्नी समझदार है तो पति को समझावे। ये सब्जेक्ट है हमारा। और हैप्पीनेस बाहरी आवरण नहीं है। किसी को बड़ा पद मिल जाए हैप्पी रहे जरूरी नहीं है, किसी के पास बड़ा मकान है हैप्पी हो जरूरी नहीं है, इंटरनल है। तो हम वर्कशॉप भी करते रहते हैं, हम इसके सेमिनार भी करते रहते हैं, और बड़े बड़े सेमिनार भी किए हमने। एक सिलीगुड़ी में बहुत बड़ा सेमिनार किया हमने भी हैप्पी कैसे रह सकता आदमी। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हम इंप्रूव करें, ये भी हमारा एक काम है। अर्जुन जी, मैंने ये भी सुना कि जब आप ने अपनी नौकरी की शुरुआत की, प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत की, तो आप टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी के साथ आपने शुरुआत की थी डाक विभाग में।
तब आपने सोचा था डाक विभाग में टेलीफोन ऑपरेटर के पद पर एक व्यक्ति एक दिन देश का कानून मंत्री बन जाएगा? ये तो आपने बहुत पुरानी बात आपने याद दिलाई है। 74 में मैं पीएनटी डिपार्टमेंट कहलाता था, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। उस समय मैं टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन ऑपरेटर बना और उसी समय मैंने एलएलबी की, नौकरी करते हुए रेगुलर। तो सुबह टेलीफोन एक्सचेंज की ड्यूटी करना, कभी रात को करना, और शाम को जो एलएलबी की क्लासें लगती थी उसमें रेगुलर जाना। मेरी क्लास मिस नहीं होती थी, मैं रेगुलर स्टूडेंट रहा हूँ एलएलबी में भी। लेकिन ये कल्पना नहीं थी, लेकिन ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, और बीकानेर की जनता ने जब हमें चुना तो प्रधानमंत्री जी ने भी हमें चुना। तो जीवन जो है वो आपको संकेत उस समय भी दे रहा था। वो कैसे दे रहा था? जब आप डाक विभाग में थे तो वहां कर्मचारी यूनियन में आपने राजनीति शुरू कर दी थी, वहां भी आप नेता बन गए थे। हाँ बिल्कुल, मैं एक डिवीजन होता था हमारा, उसमें मैं ऑल इंडिया टेलीफोन ट्रैफिक एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी बन गया था। तो मतलब नेता बनने के गुण आपके अंदर तभी से थे। उस समय मुझे लगा कि भाई कुछ लोग मुझे नेता बना रहे हैं, कुछ मैं एलएलबी कर रहा था तो कुछ मुझे अलग संबोधन से भी पुकारते थे वहां के। आपको वकील साहब कहकर बुलाते थे? हाँ, अभी भी कुछ लोग जो जिंदा है वो कहते हैं, मैं जब मिलता हूँ ना, जो टेलीफोन एक्सचेंज में मेरे साथी है, आइए वकील साहब क्या हाल चाल है, बस अभी अभी संबोधन हमारा वही है। उसके बाद आपने आरजेएस का इम्तिहान दिया, जुडिशियल सर्विस का। राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का मैंने एग्जाम दिया जब मैंने एलएलबी कर ली थी। मतलब आप जज बनना चाहते थे? हाँ, जज बनना चाहता था, इसलिए तो आरजेएस दिया। मुंशी मजिस्ट्रेट बनना चाह रहा था, इसलिए आरजेएस दिया। अच्छा। लेकिन किसी कारण से हम एक सब्जेक्ट में 1 नंबर से रह गए, अंग्रेजी में। जिसमें भी अब हम ग्रामीण क्षेत्र के थे। तो अंग्रेजी आपकी तब बेहतर नहीं थी। अंग्रेजी ना जानने का आपको कोई नुकसान हुआ या कोई मलाल होता है कि भाई मेरी अंग्रेजी वैसी नहीं है जैसी ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज वालों की होती है, फर्राटेदार, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग उन्हीं को पढ़ा लिखा मान लेते हैं? कोई हीन भावना नहीं है जी मेरे में। ठीक है, मैं जब 6ठी क्लास में था मैंने एबीसीडी सीखी। कुछ लोग पहली क्लास में सीखते होंगे ना, हम रूरल एरिया के थे तो हमें 6th क्लास में ही एबीसीडी सिखाई गई, तो वो गैप तो रहेगा, लेकिन कोई मलाल नहीं है जी, अंग्रेजी में भी कोई कमी नहीं है। अब आरजेएस में उस समय महसूस हुआ, लेकिन मैंने दूसरे साल ही आरएएस दिया, उसमें पास हो गया और पीसीएस बन गया और उसके बाद आईएएस भी बन गया। तो देखिए, जिंदगी तब भी आपको ये संकेत दे रही थी कि आपको जज नहीं बनना है, आपको एक दिन आगे चलकर कानून मंत्री बनना है। ओह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कुछ संकेत तो था, ऐसा लग रहा है। लेकिन कभी आपको ऐसा लगता है कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से, जुडिशरी में तो देखिए सब अंग्रेजी में ही चलता है, फर्राटेदार अंग्रेजी में, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जो सिर्फ अंग्रेजी में ही सोचता है, अंग्रेजी में ही बात करता है, अंग्रेजी फिल्में देखता है, अंग्रेजी अखबार पढ़ता है, बड़े बड़े पत्र पत्रिका लेख पढ़ता है, ऐसे लोगों से जब आप मिलते हैं तो कभी कभी आपको कोई डिस्कनेक्ट महसूस होता है और काम भी उन्हीं से करवाना है? नहीं, ऐसे कई बार, जब मैं फाइनेंस में था तो ऐसा हुआ भी, एक बार कभी हम कॉन्फ्रेंस में चले गए तो ऐसा हुआ, लेकिन हमने कहा भी हमारी भाषा है, हम हमारी भाषा में बात करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने तो ये सब कुछ सिखाई दिया ना कि आप अपनी भाषा में बात कर सकते हैं। अब जुडिशरी में भी हम कह रहे हैं कि जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें जजमेंट उपलब्ध हो, ताकि रीच हो जी जनता के पास। खाली अंग्रेजी में उपलब्ध होगा जजमेंट, ये अंग्रेजी की किताबों में भी होगा, तो सब जगह रीच नहीं होगा। इसलिए भारतीय भाषाओं में भी जो निर्णय है उनकी रीच हो। आज भी अगर आप देखिए, आप ही के डिपार्टमेंट में अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट उठाकर पढ़ेंगे तो आपको पहले डिक्शनरी साथ में रखनी पड़ेगी, पहली बार में तो समझ में ही नहीं आएगा आपको क्या लिखा है, ऐसी क्लिष्ट अंग्रेजी में ऑर्डर लिखे जाते हैं। लेकिन इसमें अब सुधार धीरे धीरे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी चाहते हैं कि भारतीय भाषाओं में धीरे धीरे काम इसमें आगे बढ़े। आपके बारे में मैंने ये भी सुना है कि आप बहुत ही इनफॉर्मल व्यक्ति हैं और जैसे हैं वैसे ही हैं, बहुत सिंपल हैं। बाद में कई बार प्रधानमंत्री ने भी आपको बताया कि भाई अब आप मंत्री बन गए हैं, अब आप थोड़ा सा प्रोटोकॉल का ध्यान रखिए, अब आप बहुत बड़े आदमी हैं। मैं जैसा हूं वैसा हूं, बात ठीक है, लेकिन जब मंत्री की जो दायित्व है उनके अनुसार तो काम करना ही पड़ता है, और प्रधानमंत्री की सलाह तो माननी ही पड़ती है, वो हमारे लिए निर्देश ही होते हैं जी। पर आपको कभी कोई बंधन महसूस होता है कि अभी नहीं, ऐसा मंत्री बनने के बाद एक प्रोटोकॉल से आदमी घिर जाता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश होता है वो कहीं ना कहीं सीख ही देता है हमें तो अच्छा लगता है। अब बिल्कुल आखिरी दौर में हम हैं, चुनाव होने ही वाले हैं, आपको चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, आप कानून मंत्री के तौर पर और फिर आप राजस्थान के नेता भी हैं,
आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई चांस बनता है राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने का? ये हमारा विषय नहीं है, ये हमारे संसदीय बोर्ड का विषय है और वही जवाब देंगे। हमारा कोई विषय नहीं, हमें जो काम दिया जाएगा हम करेंगे। और आप बनना चाहेंगे? नहीं, हमारा विषय ही नहीं है ना। जो विषय हमारा नहीं, उस विषय में जाना नहीं, उस विषय पर चर्चा नहीं करनी। और कई बार बोल चुके हैं हमारे जो प्रदेश के प्रभारी इस विषय पे, कई सिर्फ संसदीय बोर्ड का विषय है।